नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर कल्पना माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम विषय नागरिक शास्त्र का खंड का समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत अध्याय 2 जिसका नाम है द्विध्रुवीयता का अंत, इस बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, इस अध्याय को हमने 2 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम इस भाग 1 में किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु हैं, सबसे पहला पृष्ठभूमि, दूसरा सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं एवं कमियां, साथ ही हम जानेंगे कि इस सोवियत प्रणाली में कमियों के आधार पर गोर्बाचेव द्वारा कुछ सुधार प्रणालियां अपनाई गईं और उन सुधार प्रणालियों के अपनाने के बाद भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो बच्चों, सबसे पहले पृष्ठभूमि। बच्चों, आपने पिछले अध्याय जिसका नाम शीत युद्ध का दौर था, उसमें आपने यह जान लिया होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर आरंभ होता है। इस शीत युद्ध में की जो राजनीति है वह 2 ध्रुवीय हो गई थी। 2 ध्रुवीय का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जिसमें 2 महाशक्तियों का अस्तित्व होता है और जिसमें दोनों परस्पर विरोधी और प्रतिपक्षी होते हैं और दोनों ही महाशक्तियाँ अपने आप को दूसरे राष्ट्रों की तुलना में शक्तिशाली अपने आप को साबित करती हैं। साथ ही दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु समझती हैं, साथ ही दोनों एक दूसरे को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से खतरा भी मानती हैं। तो इस द्विध्रुवीय विश्व की उत्पत्ति शीत युद्ध के दौरान हुई थी और इस 2 ध्रुवीय में एक तरफ था अमेरिका जिसने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया था और दूसरे खेमे में था सोवियत संघ जिसने साम्यवाद को अपनाया था। तो शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। ये बर्लिन की दीवार क्या थी? यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। इस बर्लिन में एक लंबी दीवार खींच दी गई। यह दीवार 1961 में खड़ी की गई जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर थी और यह दीवार जर्मनी को 2 टुकड़ों में बांटकर की गई थी जिसे बर्लिन की दीवार कहा जाता है। और यही बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक भी मानी जाती है। यहाँ पूंजीवादी दुनिया का मतलब है अमेरिकी गुट, साम्यवादी दुनिया के गुट का नेता सोवियत संघ था। तो 1961 में बनी यह दीवार जो जर्मनी को 2 टुकड़ों में बांटकर की गई थी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी साम्यवादी दुनिया में चली जाती है और पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी दुनिया के खेमे में जाती है और यह दीवार 28 वर्ष तक खड़ी रहती है। तो कहते हैं समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। तो 1961 में यही बर्लिन की दीवार 1989 आते आते वहाँ की जनता द्वारा इसे गिरा दिया गया। जो जर्मनी 2 टुकड़ों में बटा था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, दोनों ही जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। इसे आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि 1990 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी पुनः एक हो जाते हैं और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ का विघटन होने के साथ ही जो 2 ध्रुवीय विश्व की राजनीति थी वह एक ध्रुवीय हो जाती है। एक ध्रुवीय अर्थात अमेरिका बचता है और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है।
तो इस आधार पर जो सोवियत संघ में जो व्यवस्था को अपनाया गया था वह सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली का आशय समाजवाद एवं समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन प्रणाली से है। ये जो सोवियत प्रणाली है इसे हम सोवियत व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। समाजवाद, समाजवाद का मतलब होता है जहाँ पर व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व दिया जाता है, अर्थात सरकार द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसमें अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। समतामूलक समाज, समतामूलक समाज का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था करना कि व्यक्ति समानता का अनुभव कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्ण समानता असंभव है। फिर भी ऐसा समाज जिसमें वर्ग भेद ना हो, शोषण ना हो, विषमता ना हो, ऐसे समाज को कहा जाता है समतामूलक समाज। इस व्यवस्था को 1917 में रूस की समाजवादी क्रांति के बाद अपनाया गया। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी और उस क्रांति के प्रणेता व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है। व्लादिमीर लेनिन ने रूस में बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो 1917 की क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई। इस क्रांति ने रूस में एक नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस ने पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया। परिणाम क्या निकला कि पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी और इसी तरह अनेक देशों में कम्युनिस्ट सरकारें बनी। यहाँ तक कि 1949 में चीन में भी एक क्रांति हुई और इस क्रांति की सफलता में भी सोवियत संघ की अहम भूमिका रही। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो सोवियत संघ था एक बहुराष्ट्रीय राज्य हुआ जिसमें 60 से अधिक राष्ट्रीय समुदाय के लोग रहते थे। सोवियत संघ के पास प्राकृतिक संसाधनों के अपार भंडार थे, जैसे प्राकृतिक गैस, तेल, लोहा, इस्पात। तो आइए जानते हैं सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वह कैसी थी। तो बच्चों, सोवियत संघ की व्यवस्था को हमने दो भागों में बांटा है। एक आर्थिक व्यवस्था वहाँ की कैसी थी और दूसरी सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। आइए जानते हैं सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक विशेषताएं। पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पश्चिमी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी कहा जाता है। इन देशों में उद्योग और व्यवसाय दोनों निजी हाथों में होते हैं और उन साधनों पर सरकार का नियंत्रण बहुत कम होता है, अर्थात न्यूनतम होता है। जबकि सोवियत संघ में ऐसा नहीं था। यह सोवियत संघ पूंजीवाद के विपरीत विचारधारा वाला था, इसलिए यहाँ के रूसी नेता जैसे लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, ये सभी नेता समाजवाद में आस्था रखते थे। इसलिए सोवियत संघ में उत्पादन और वितरण के साधन जैसे कारखाने, खनिज पदार्थ, कृषि, बैंक, परिवहन के साधन, इन सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण कायम किया गया। दूसरी व्यवस्था थी नियोजित अर्थव्यवस्था। 1928 में रूस में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। नियोजित अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सरकार ही यह तय करती है कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन हो, कैसे हो और कितना हो। यहाँ तक कि
साधारण वस्तुओं से लेकर जैसे मेज, कुर्सी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों के उत्पादन का निर्णय सरकार करती थी। यहाँ तक कि जैसे पेन से लेकर कार तक, इन सभी चीज़ों का उत्पादन सरकार के निर्णय पर ही निर्भर करता था। जीवन स्तर, सोवियत संघ में 1929 के बाद का काल औद्योगिकरण और कृषि के विकास का काल माना जाता है। इस अवधि में सोवियत संघ में कृषि और उद्योग दोनों का बहुत विकास हुआ और उस विकास के परिणाम स्वरूप नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरा। साथ ही राज्य द्वारा नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई गईं और लोगों को काम का अधिकार प्रदान किया गया, जिस आधार पर लोगों को रोजगार मिला और बेरोजगारी समाप्त हुई। तो बच्चों, आपने ये जाना कि सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक विशेषताएं कैसी थी। आइए अब जानते हैं सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक विशेषताएं कौन सी थी। पहला है कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही। सोवियत संघ की राजनीतिक विशेषताओं में कम्युनिस्ट पार्टी का सारे देश पर एक छत्र राज्य कायम था। एक छत्र का मतलब होता है आधिपत्य, या कम्युनिस्ट पार्टी का उस सारे देश पर एक एकाधिकार ही स्थापित था। यहाँ तक कि जो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, सोवियत संघ या उसके किसी भी गणराज्य में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी की सरकार नहीं बन सकती थी। अफसरशाही, सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया था, इसलिए जो कृषि और उद्योग थे दोनों का प्रबंध सरकारी कर्मचारियों के हाथों में था। साथ ही सोवियत संघ द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि जो समाचार पत्र हैं, रेडियो हैं, टेलीविज़न हैं, इन पर भी सरकार का नियंत्रण कायम किया गया। इस आधार पर जो सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं थीं, उसके आधार पर सोवियत संघ के नागरिकों का जीवन स्तर एक निर्धारित कर दिया गया था कि जो न्यूनतम आवश्यकताएं व्यक्ति की होती हैं, भोजन, वस्त्र और आवास, इसके अलावा भी नागरिकों को राज्य द्वारा अधिक से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं स्थापित की गईं ताकि व्यक्तियों का विकास हो सके। शीत युद्ध के कारण सोवियत संघ का एकमात्र लक्ष्य यह बन गया था कि सैन्य शक्ति में वह अमेरिका के बराबर नहीं बल्कि वह अमेरिका से आगे निकलना चाहता था। इसी के परिणाम स्वरूप दिसंबर 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के कारण काबुल हवाई अड्डे, रेडियो स्टेशन, राष्ट्रपति भवन और अन्य प्रमुख केंद्रों पर आक्रमण किया गया। हालांकि इस आक्रमण का सामना अफगानी लोगों द्वारा बड़ी बहादुरी से किया गया। साथ ही अफगानी लोगों की मदद अमेरिका द्वारा भी की गई और अमेरिका द्वारा शस्त्रों की आपूर्ति भी अफगानी लोगों को दी जाती रही। इसी घटना को हम अफगान संकट के नाम से भी जानते हैं। इस कार्यवाही से सोवियत संघ की विश्व स्तर पर बड़ी बदनामी हुई। तो आइए देखते हैं, जो सोवियत संघ था जहाँ पर साम्यवादी शासन प्रणाली को अपनाया गया था, वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर था वह अच्छा था। साथ ही जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था वह भी विकसित था। लेकिन समय के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी आईं जो सोवियत संघ
को पतन की ओर ले जा रही थी। या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि गोर्बाचेव को एक नीति अपनानी पड़ी कि सोवियत संघ में हमें कुछ सुधार करना चाहिए। तो सोवियत संघ में ऐसी कौन सी कमियां गोर्बाचेव को दिखाई दी, आइए उसे जान लेते हैं। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव, इनको माइकल गोर्बाचेव भी कहा जाता है, मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और 1988 में रूस के राष्ट्रपति भी बने। जब मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ के महासचिव बने तो उस समय सोवियत संघ में अनेक कमियां थीं और उन कमियों को दूर करने का प्रयास गोर्बाचेव द्वारा किया गया। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि सोवियत संघ में ऐसी उनको कौन सी कमियां नजर आईं। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा शस्त्रों के निर्माण और पूर्वी यूरोप के देशों जैसे हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया पर खर्च किया। सोवियत संघ अमेरिका से आगे निकलना चाहता था और आगे बढ़ने की होड़ में उसके द्वारा शस्त्रों का निर्माण किया गया। इस भारी खर्च के कारण जो सोवियत संघ की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें थीं जैसे मेज, कुर्सी, खाद्य पदार्थ, इन सब चीज़ों की कमी होने लगी, निर्यात कम होने लगा और आयात ज़्यादा होने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी का न सिर्फ नौकरशाही पर बल्कि उत्पादन के तरीकों एवं अर्थव्यवस्था में भी हस्तक्षेप बढ़ गया था। सोवियत संघ के जो उद्योग धंधे थे उन पर सरकारी कर्मचारियों का नियंत्रण था, उन्हीं के द्वारा ही उद्योग धंधों का प्रबंध किया जाता था। लेकिन इस नौकरशाही पर भी कम्युनिस्ट पार्टी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। साथ ही जो सूचना टेक्नोलॉजी और संचार के साधनों के विकास के कारण सोवियत नागरिकों को पश्चिमी राष्ट्रों के उन्नत जीवन स्तर के बारे में सारी जानकारियाँ मिलने लगीं। पहले समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब पर सरकार का नियंत्रण था। लेकिन इन चीज़ों का जैसे जैसे विकास हुआ, सोवियत नागरिकों को पश्चिमी राष्ट्रों की पूरी जानकारी मिलने लगी, जिससे यहाँ का जो नागरिक है वह सोवियत संघ के एकाधिकार को चुनौती देने लगा। तो ये सब कमियाँ सोवियत संघ में थी, जिनके आधार पर गोर्बाचेव ने कुछ नीतियाँ अपनाई, जिनके आधार पर वह चाहते थे कि सोवियत व्यवस्था में कुछ सुधार हो सके। तो गोर्बाचेव द्वारा कौन कौन सी सुधार प्रणालियाँ अपनाई गईं, उन्हें जान लेते हैं। ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन। सोवियत संघ में पहले नागरिकों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता था। इसलिए गोर्बाचेव ने सोचा कि नागरिकों को सबसे पहले यह अधिकार दिया जाए कि उन्हें सार्वजनिक विषयों के बारे में पूरी और सही जानकारियाँ मिलें। साथ ही पुस्तकों और समाचार पत्रों को 70 वर्षों से चले आ रहे सेंसर से भी मुक्ति मिल गई। सेंसर क्या है? सेंसर का अर्थ होता है नियंत्रक। सोवियत संघ में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न पर भी सरकार का नियंत्रण था। तो गोर्बाचेव ने ये जो सिस्टम 70 वर्षों से चला आ रहा था, उसके आधार पर इन्हें सेंसर से मुक्ति मिल गई। दूसरी नीति उनके द्वारा अपनाई गई पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्रचना, या आप इसे पुनर्गठन भी कह सकते हैं। गोर्बाचेव ने इसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया। गोर्बाचेव जब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे तब वे
चाहते थे कि सोवियत व्यवस्था की कमियों को दूर किया जाए और उन कमियों को दूर करने के लिए ही उनके द्वारा सुधार प्रणालियां भी अपनाई गईं और उन सुधार प्रणालियों के आधार पर यूरोप के अन्य कम्युनिस्ट देशों में एक भूचाल सा आ गया कि सोवियत संघ में इन नीतियों के आधार पर सुधार किए जा रहे हैं। उसी समय 1989 में पोलैंड में चुनाव हुए और 1989 में संपन्न चुनावों में पोलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। साथ ही हंगरी में कम्युनिस्ट सरकारों का तख्ता पलट हो गया और 1990 में रोमानिया भी लोकतंत्र की ओर बढ़ने लगा। एक हवा सी चल गई कि हमें अब पूंजीवाद या लोकतंत्र को अपनाने का माध्यम अपनाना चाहिए और गोर्बाचेव द्वारा जो सुधार प्रणालियां अपनाई गईं उनका वहाँ के जन सैलाब द्वारा विरोध किया गया। गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियों के विरोध स्वरूप यहाँ आकस्मिक परिवर्तन हुए। वे परिवर्तन कौन से थे? कई प्रमुख गणराज्य जैसे एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, इन्हें हम बाल्टिक गणराज्य भी कहते हैं। इन गणराज्यों ने पहले से ही स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि हम सोवियत संघ से अलग होना चाहते हैं। इसी के साथ ही जॉर्जिया, आर्मीनिया में भी उपद्रव होने लगे। इन सब गणराज्यों में संघर्ष और तनाव के कारण गोर्बाचेव की स्थिति दिनों दिन कमज़ोर होने लगी। गोर्बाचेव की स्थिति कमज़ोर होते ही येल्त्सिन सामने आ गए और जो जन समुदाय था वह येल्त्सिन की ओर उमड़ पड़ा। तो ये सब कारण थे जो सोवियत संघ को पतन की ओर ले जा रहे थे। हालांकि गोर्बाचेव ने बहुत चाहा कि सोवियत संघ में सुधार हो जाए, लेकिन फिर भी सोवियत संघ का विघटन होने लगा। सोवियत संघ के गणराज्यों में चल रहे संघर्षों से सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई। आप जानते हैं सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना एक बहुराष्ट्रीय राज्य था। संविधान द्वारा केंद्र को असाधारण शक्तियां दी गई थीं, लेकिन इन गणराज्यों के संघर्षों से जो सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता थी वह दुर्बल होने लगी। एक के बाद एक करके सोवियत संघ के गणराज्य स्वतंत्र होते गए और दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में इसके 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। इस आधार पर 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। एक तरह से जिन 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ एक बहुराष्ट्रीय राज्य हुआ करता था, उन 15 में से 12 राज्यों ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना की। बचे 3, तो 3 बाल्टिक गणराज्यों लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, इन तीनों को ही बाल्टिक गणराज्य भी कहा जाता है। ये तीनों बाल्टिक गणराज्य स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल नहीं हुए और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। इस आधार पर 1992 में नए संविधान के अंतर्गत बोरिस येल्त्सिन समूचे देश के राष्ट्रपति बने और उन्होंने रूस में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने का बीड़ा उठाया।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही आपका लोकतंत्र छिपा है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। तो बच्चों, इस आधार पर आपने देखा कि जो सोवियत संघ था, शीत युद्ध के दौरान जो हमारी विश्व राजनीति दो ध्रुवीय हो गई थी और दोनों ही महाशक्तियों ने अनेक प्रकार के संधि और समझौतों के आधार पर अपने को शक्तिशाली बना लिया था। साथ ही ये दोनों महाशक्तियों ने शस्त्रों का निर्माण किया, शस्त्रों की होड़ चली और नतीजा क्या निकला? जर्मनी दो टुकड़ों में बट गया। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस आधार पर हमारे 1992 में नए संविधान के अंतर्गत बोरिस येल्त्सिन आपके राष्ट्रपति बने। तो बच्चों, इस आधार पर हमने आपको कुछ गृह कार्य भी दिया है, जिसे आप इन कार्यों के उत्तर या ये जो आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, इनके आधार पर आप नोट्स बनाइए और यही आपके क्वेश्चन परीक्षा में भी आएंगे। जैसे रूस में क्रांति कब हुई तथा इस क्रांति के प्रणेता कौन थे? सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियाँ कौन कौन सी थीं? और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो बच्चों, ये जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनके उत्तर आप लिख भी सकते हैं। रूस में क्रांति 1917 में हुई थी और इस क्रांति के प्रणेता व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है और इन्होंने बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे और यह सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना एक बहुराष्ट्रीय राज्य था, जिसमें 60 से अधिक राष्ट्रीय समुदाय के लोग रहते थे। गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियाँ कौन कौन सी थीं? तो गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियाँ ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। साथ ही सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ। तो बच्चों, इससे संबंधित यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप अपने शिक्षक या शिक्षिका से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।